वेलकम फ्रेंड्स। आज है 5 अक्टूबर 2021। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज है 5 अक्टूबर 2021 से सारे न्यूज़ को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिस भी न्यूज़ को दैनिक जागरण कवर नहीं करता है उस न्यूज़ को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिएगा। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज सभी लोग लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आज का वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है, कृषि कानूनों का मामला कोर्ट में तो प्रदर्शन क्यों? कानूनों को चुनौती देने के बाद क्या कर सकते हैं प्रदर्शन, विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है अब विचार करेगा कि अगर कोई भी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो उस कानून के विरोध में जो है प्रदर्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, उसकी सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट। तो वर्तमान में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो NV रमना है। किस नंबर के हैं? 48वें नंबर के हैं। और महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी कौन है? तो आपको याद रखना है KK वेणुगोपाल, ठीक है, KK वेणुगोपाल। और जो महान्यायवादी है किस आर्टिकल में होता है? तो आर्टिकल 76 में। साथ में यहाँ पर देखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता है। साथ में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की जाती है? 2010 में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा हैं। और किस नंबर के हैं सुशील चंद्रा? तो सुशील चंद्रा जो है 24वें नंबर के हैं, ठीक है, 24वें नंबर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो BR चौधरी हैं। BR चौधरी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। और किस नंबर के हैं? तो 27वें नंबर के हैं, ठीक है, 27वें नंबर के हैं। साथ में विदेश सचिव कौन है, लगातार चर्चा में बने हुए हैं, तो नोट कर लीजिएगा हर्षवर्धन सांगला, ठीक है, हर्षवर्धन सांगला हमारे विदेश सचिव हैं। और किस नंबर के हैं? तो 33वें नंबर के हैं, ठीक है, 33वें नंबर के हैं। साथ में आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायर की उम्र कितनी होती है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायर की उम्र होती है 65 वर्ष, ठीक है। जबकि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी रिटायर की उम्र 65 वर्ष है। और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी रिटायर की उम्र कितनी है? 62 वर्ष। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 124 से 127 तक है। संवैधानिक पीठ कितने जजों को बोला जाता है? तो आपको याद रखना है कि 5 जज किसी केस की सुनवाई करते हैं तो उसे बोला जाता है संवैधानिक पीठ। अगर 5 जज से ज़्यादा किसी केस की सुनवाई करते हैं फिर भी वो संवैधानिक पीठ ही कहलाएगा। अगर 5 जज से 4 जज हो जाएगा तो संवैधानिक पीठ नहीं कहलाएगा, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सड़क हादसे में घायल को 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाओ 5000 पाँव, ठीक है। इसमें क्या है कि सरकार के द्वारा नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना लॉन्च की गई है कि जो भी व्यक्ति कोई अगर सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उस व्यक्ति को अगर कोई दूसरा व्यक्ति 1 घंटे के अंदर उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति को सरकार पैसे देगी। कितना देगी? सरकार पैसे देगी, उसे 5000 देगी। और कौन सा मंत्रालय पैसा देगी? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पैसा देगी, ठीक है, आपको याद रखना है। और जो आपके नेक मददगार पुरस्कार योजना है ये कब से लागू की जाएगी? तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 15 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। और कब तक लागू रहेगा? तो 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, 31 मार्च 2026 तक आपके लागू रहेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आम जनता को प्रेरित करना कि दुर्घटना के बाद जो है जो भी दुर्घटना जिस व्यक्ति को हो जाता है उसे अस्पताल पहुंचाना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि आम जनता को प्रेरित करना कि दुर्घटना के बाद जो है जिस भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसे अस्पताल पहुंचाया जाए, ना कि उसे छोड़ के भाग जाते हैं। देखते हैं अभी जब दुर्घटना किसी व्यक्ति का हो जाता है तो कोई उसमें सटता तक भी नहीं है, ठीक है। तो सरकार उस जो आपके प्रवृत्ति है उसे बदलना चाह रही है। साथ में आपको याद रखना है कि सरकार के द्वारा बोला गया कि 5000 रुपये तो उनको दिया ही जाएगा, ठीक है, साथ में उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उसके बाद सरकार अनाउंस करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है 10 नेक व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। जो अगर राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत अच्छे 10 व्यक्ति काम करेंगे तो उनको जो है 10 व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। और उन 10 व्यक्ति को कितना पैसा दिया जाएगा? तो 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जबकि जो सिर्फ मददगार रहेगा, जैसे कि जो 10 व्यक्ति में शामिल नहीं है, बाकी और भी, जैसे भारत में तो बहुत दुर्घटना होती रहेगा ना,
तो 10 व्यक्ति को जो है उनको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि जो बाकी आपके छोटे बड़े जो घटना होता है आपके, उनको अगर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उनको 5,000 दिया जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, उनको 5,000 दिया जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार होगा उसमें 1,00,000 रुपया जाएगा, 1,00,000 रुपया दिया जाएगा 10 व्यक्ति को। नेक्स्ट न्यूज है कि पेंडोरा पेपर्स में शामिल भारतीयों की जाँच करेगा मल्टी एजेंसी ग्रुप। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा मल्टी एजेंसी ग्रुप में कौन कौन शामिल है। तो आपको समझना है कि जो पेंडोरा पेपर्स है क्या। तो उससे पहले आप समझिए, एक पॉइंट समझिए कि दुनिया में बहुत से छोटे छोटे देश हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत से छोटे छोटे देश हैं जहाँ के जो टैक्स कानून है बहुत हल्का है, जहाँ के टैक्स कानून जो है बहुत लचीला है। ठीक है, तो कोई हम उदाहरण समझाते हैं, कोई भारत का व्यक्ति है, बिजनेसमैन। ठीक है, वो पैसा बहुत कमाता है, वो पैसा बहुत कमा रहा है और उसका मन है कि मैं सरकार को टैक्स नहीं देना है, क्योंकि अगर 1 करोड़ कमाता है तो लगभग 40-45 लाख उसको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो उस पैसे को बचाने के लिए क्या करेगा कि सरकार को टैक्स नहीं देना है, तो उस पैसे को जो है उससे मान लीजिए पैसा अपने देश में नहीं मिलेगा, बाहर से ही पैसा उसको मिलेगा। कहीं बिजनेसमैन है तो बाहर में उनका लिंक होता है, तो बाहर में पैसा वो क्या करेंगे, अपने देश में नहीं लेके जाएंगे। उस पैसे को क्या करेंगे कि ये छोटा सा जो देश है ना, वहाँ पर जाके एक डम्मी कंपनी बनाएंगे। क्या करेंगे, एक डम्मी कंपनी बनाएंगे और डम्मी कंपनी के माध्यम से वहाँ पर बोलेंगे हम इन्वेस्ट कर दिए, मतलब कि उस पैसे को वहाँ पर सुरक्षित तरीके से ये रख देते हैं। इससे क्या होगा कि सरकार का जो भारत सरकार है उसका टैक्स क्या हुआ, भारत सरकार को टैक्स नहीं मिला। तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार का काम कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, सिर्फ टैक्स बचाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है पेंडोरा पेपर्स लीक हुआ है। इसमें मामला क्या है कि करीब जो है 1,19,00,000 जो है पेपर्स लीक हो गए हैं। और जो पेपर्स लीक हुए हैं इसमें दुनिया के जो बहुत से अमीर लोग हैं उनका नाम है, उसमें भारत के भी जो कुछ लोग हैं उनका, भारत के करीब 300 लोगों का नाम है। ठीक है, जो भारत सरकार से टैक्स बचाने के लिए अपना पैसा जो है इन छोटे छोटे कंट्री में जाके छुपा दिए हैं। साथ में आपको याद रखना है कि जो पेंडोरा पेपर्स है ये लीक किसके द्वारा किया गया है, ये नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के द्वारा ये पेपर लीक किया गया है। और कितना पेपर लीक किया गया है, 1,19,00,000 1,19,00,000 पेपर को लीक किया गया है। साथ में आपको याद रखना है कि जो आपके पेंडोरा पेपर्स है इसे कितने लोगों ने ढूंढा है। तो आपको याद रखना है टोटल आपके 117 देशों के जो है 150 मीडिया संस्थाओं, फिर से बोलते हैं, टोटल 117 देशों के जो है 150 मीडिया संस्थानों के 600 पत्रकारों ने मिलकर जो है जो पेंडोरा पेपर से इसे ढूंढा, उसे पढ़ा और पब्लिक में लाया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो पेंडोरा पेपर है भारत में इसे बोला गया कि भानुमति के पिटारे से निकले दस्तावेज बोला गया है पेंडोरा पेपर्स को। आप लोग, भानुमति एक मूवी कुछ है साउथ का, उसके उसी पर ही बोला गया है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि भारत के जो 300 व्यक्ति हैं उसमें किसका किसका नाम है। तो इसमें अनिल अंबानी का नाम है, विनोद अदानी का नाम है, सचिन तेंदुलकर का नाम है। साथ में दुनिया में जो व्यक्ति हैं, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके इर्द गिर्द जो व्यक्ति हैं उनका नाम है। साथ में जो जॉर्डन के शाह हैं उनका नाम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है। साथ में केनिया और इक्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जिन पर बार बार करप्शन का आरोप लगाया जाता है, उनका भी नाम है। ठीक है, तो बहुत से लोगों का इसमें नाम है। इसमें आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है भारत के, उसने एक बयान जारी करके बोला है कि जो भी अगर इस घटना में संलिप्त हैं, कि जो जिनका भी पैसा बाहर में पार किया गया था, जो भी हम भारत सरकार से टैक्स बचाए हैं, उन पर कार्रवाई एक तरीके से उनका संज्ञान लिया जाएगा और उनका जांच किया जाएगा। अगर सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के द्वारा जो है एक मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाई गई है और मल्टी एजेंसी ग्रुप में यहाँ पर कौन कौन शामिल है इसे लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, यहाँ पर तो ये दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स ट्रैफिकिंग से जुड़े आयन के तार और एनसीबी। जो आयन कौन है, तो आपको ये आपके शाहरुख खान के बेटे हैं। कल आपको बताए थे कि जो एक क्रूज जहाज़ था उस पर से इनको गिरफ्तार किया गया था और ड्रग्स का मामला है, तो जांच होगा आगे तो पता चलेगा क्या रियली है। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रदूषण से जंग, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने तैयार किया विंटर एक्शन प्लान, मतलब कि ठंडा के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आपको पता है कि ठंडी के दिनों में जो है दिल्ली में दम घुटने लगता है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में पराली जलाया जाता है। उसके कारण क्या होता है
कि जो दिल्ली है वहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रदूषण के और भी कारण हैं, जैसे कि दिल्ली में अगर कोयला की कोई बिजली घर चल रहा है तो उससे भी हो सकता है, गाड़ियाँ से हो सकती है, धूल अगर कोई कंस्ट्रक्शन कोई काम घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ से भी धूलकण से प्रदूषण हो सकता है। तो उससे निपटने के लिए सरकार ने क्या एक्शन प्लान लिया है, तो सरकार ने जो है 10 बिंदु का एक्शन प्लान लिया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला है कि पराली को प्रबंधन करना है, जो पराली है जो आपको बोले गेहूँ का जो कटा हुआ लास्ट में बच जाता है जड़ वाला, उसे एंटी डस्ट कैंपेन चलाएंगे। जो डस्ट होता है जो बिल्डिंग विल्डिंग से निकलता उड़ते रहता है उसके लिए कैंपेन चलाएंगे। खुले में कचरा नहीं जलाया जाएगा, पटाखे पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। स्मोक टावर है, जो स्मोक टावर आपके उससे जो डाटा इकट्ठा किया गया है उसका अध्ययन किया जाएगा। हॉट स्पॉट जो है दिल्ली ऐप और अन्य बहुत सी जो हॉट स्पॉट क्षेत्रों की एक बार पहचान की जाएगी। जो आपकी हॉट स्पॉट है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है उसकी पहचान की जाएगी। साथ में ग्रीन बार रूम बनाया जाएगा। ग्रीन दिल्ली ऐप, इसमें आपको याद रखना है ग्रीन दिल्ली ऐप एंड्रॉयड ऐप का एक नया अपग्रेड वर्जन, ठीक है, ऐप है ये, इस पर सारा जानकारी रहेगा। साथ में ई वेस्ट पार्क, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए पूछा जाएगा। ई वेस्ट पार्क, देश का पहला ई वेस्ट पार्क जो है 20 एकड़ में दिल्ली में बनेगा, नोट कर लीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि देश का पहला जो है ई वेस्ट पार्क कहाँ पर बनेगा, तो दिल्ली में बनेगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 10वां पॉइंट है कि वाहन प्रदूषण, वाहन से प्रदूषण होता है उसे कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके अरविंद केजरीवाल हैं, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और लोकसभा में कितने सीटें हैं दिल्ली में? 7 हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में 3 हैं, विधानसभा में 70 है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है कि दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए अनुसंधान और विकास पर दिया जोर, किसके द्वारा दिया गया है? तो भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? श्री राजनाथ सिंह, इनके द्वारा, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि दोहरे उपयोग वाले प्रौद्योगिकी भारत को जो है सैन्य एवं असैन्य दोनों एजेंसियों के लिए जो है दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया है। और अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्मों के निर्माण के लिए जो है अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि बोला गया कि भविष्य की तकनीक कौन कौन होती है, यहाँ पर नीचे लिखा गया है। तो जो भविष्य का तकनीक होता है इसे नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और जो चौथा आपका है रोबोटिक तकनीक, ये सारी आपकी भविष्य का तकनीक है। तो भविष्य में जो ये चारों टेक्नोलॉजी हैं बहुत ज़्यादा काम देगी इंसानों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे नया शहरी भारत कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो का शुभारंभ, तो कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको याद रखना है नया शहरी भारत कॉन्फ्रेंस एवं जो एक्सपो का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लखनऊ में करेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, ठीक है, 75 ज़िले हैं। और आपको याद रखना है, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी हैं। जो यूपीपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं उनको याद रखना है, क्योंकि एक बार यूपीपीएससी पूछ चुका है, वो पूछा था कि उस शहर का नाम दे दिया था कि कौन सा शहर जो है आपका है, कौन सा शहर जो है आपके स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है। तो आपको नोट कर लेना है कि उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी हैं, कानपुर, आगरा, लखनऊ। बाकी जो भी 7 सिटियाँ हैं आप लोग कमेंट करके सभी सिटी को बताइएगा, ठीक है। आप लोग स्मार्ट सिटी कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। और 10 सिटी का आपको नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। और जो बिहार के हैं, बिहार के बारे में लिखिएगा कि बिहार के कितने जो शहर हैं स्मार्ट सिटी में शामिल किए गए हैं और कौन कौन शहर हैं, ठीक है। जो बिहार से हैं उनको बिहार के बारे में लिखना है, जो उत्तर प्रदेश के हैं उत्तर प्रदेश के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है कि संरक्षित वन क्षेत्रों में शुरू होगा इको टूरिज्म, मतलब कि इको पर्यटन, ना विस्थापन ना पलायन, इसे पढ़ लीजिए। संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले, जैसे कि आपके जंगल है, ये संरक्षित क्षेत्र है, उसके आसपास जो भी आसपास रहने वाले ग्रामीणों को, जो ग्रामीण रहते हैं, वो जंगल से जोड़ने और रोज़गार मुहैया कराने की पहल की गई है। इनको जो है जंगल से जोड़ा जाएगा। और साथ में जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे एक तरीके से गाइड के, जो गाँव वाले हैं ये गाइड का काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, एक तरीके से रोज़गार मिल जाएगा। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि इको टूरिज्म के लिहाज से जुटाए जाएंगे जरूरी संसाधन,
अस्थायी निर्माण के लिए नहीं लेनी होगी परमिशन। अगर कोई जो ग्रामीण है थोड़ा सा अंदर जाके जो है कोई टेंट लगाना चाहता है तो किसी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से वो जाएगा वहाँ पर टेंट लगा लेगा और जो भी पर्यटन है उसको वहाँ पर अपना वो बैठने की व्यवस्था कर सकता है, चाय की व्यवस्था कर सकता है, कुछ कर सकता है, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद एक नई गाइडलाइन जारी, इको टूरिज्म की राह पर कई बड़ी बाधाओं को किया गया दूर। जो आपके बाधा पहले था कि जो ग्रामीण थे, जो आपके संरक्षित एरिया था उसके अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने डिसीजन लिया कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि जो आसपास के गांव वाले लोग होते हैं वो एक तरीके से असुरक्षित महसूस करते हैं कि सरकार हम पर जो है एक तरीके से हमारा ही जंगल हम ही को रोक रही है, नहीं, इस भावना आ जाता है। तो इस प्रकार की भावना लोगों में डेवलप नहीं होगा, क्योंकि अब वहाँ पर सरकार जो है पर्यटन को प्रोत्साहित करेगी और अगर वहाँ पर पर्यटन जाएंगे लोग तो उससे क्या होगा, जंगल का भी संरक्षण होगा। क्यों संरक्षण होगा आपको पता है? क्योंकि जो गांव के लोग हैं पहले जाके जंगल को काट देते थे, अब उनको पता है कि जो पर्यटक आ रहा है वहाँ पर किस लिए आ रहा है, वो जंगल को देखने के लिए आ रहा है। ठीक है। अगर जंगल को देखने के लिए आ रहा है तो हमें जंगल को नहीं काटना है, हमें जंगल को क्या करना है, जंगल को जो है सुंदर बनाना है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जंगल का भी संरक्षण होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, इसे पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ लिखा उखा नहीं गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि परमाणु और परंपरागत पनडुब्बियों बेड़ों के साथ आगे बढ़ेगी नौसेना। अच्छा, ये क्या होता है? परंपरागत क्या होता है? इसमें आपको याद रखना है कि पनडुब्बी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके पारंपरिक में होता है कि जो चलता है डीजल से, जो चलता है आपके डीजल से। ठीक है, डीजल जो चलता है डीजल से एक पनडुब्बी बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है और इसको जैसे कि ये समुद्र के अंदर है तो इसको हर 1-2 दिन के अंदर 2 दिन के बाद जो है इसको एक बार ऊपर आना पड़ेगा। जो पानी है पानी के ऊपर एक बार उसको आना पड़ेगा, मतलब कि अपना जो देखते हैं उसका ऊपर वाला एक होता है सूल टाइप का, उसको बाहर निकालना पड़ेगा जो ब्लैक वाला होता है। और उसके बाद है कि दूसरा होता है परमाणु पनडुब्बी। जो परमाणु पनडुब्बी है वो आराम से पानी के अंदर बिना जो पानी के ऊपर जो उसका सतह होता है पानी की सतह पर आए बिना जो है 6-7 महीना आराम से जो है जो परमाणु पनडुब्बी है पानी के अंदर रह सकता है। ठीक है। और इस जो परमाणु पनडुब्बी होता है उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। और ये एक तरीके से साइलेंट होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। भारत के पास एक परमाणु पनडुब्बी है अरिहंत, उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का एक परमाणु पनडुब्बी है अरिहंत। लेकिन भारत के पास ज़्यादातर जो पनडुब्बियाँ हैं वो आपकी डीजल की पनडुब्बियाँ हैं और भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत जो है 24 पनडुब्बियाँ जो है कुछ ही सालों में खरीदे या बनावे। कितना? 24 पनडुब्बी, क्योंकि हमारे पास पनडुब्बी जो है चाइना के मुकाबले में बहुत ही कम है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, नीचे देखिए, नीचे कि भारत नेपाल सीमा रक्षक बलों की 3 दिवसीय बैठक आज। इसमें आपको याद रखना है कि भारत नेपाल, ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए, ये आपके उत्तराखंड है, इसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और सिक्किम से लगती है। नेपाल की सीमा सबसे जो लंबी सीमा लगती है बिहार से लगती है, नोट कर लीजिएगा। आज आप लोग को कमेंट करके बताना है कि बिहार के किन किन जिलों की सीमा जो है नेपाल से लगती है। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको बताना है। ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि जो नेपाल है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेर बहादुर देवा और राष्ट्रपति का नाम है विद्या देवी भंडारी और राजधानी कहाँ पर है? कोलंबो आपकी राजधानी है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, इतना आप सभी को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत श्रीलंका रिश्ते में गर्माहट लौटने के संकेत। ठीक है, तो भारत के जो विदेश सचिव हैं इनके नाम आपको बताए हैं हम, हर्षवर्धन सांगला, इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन सांगला, ये आपके श्रीलंका के दौरे पर गए हैं और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे से मिले हैं। साथ में आपको याद रखना है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो गोटाबाया राजपक्षे जो महिंद्रा राजपक्षे हैं इनका भाई हैं। ठीक है। साथ में आपको याद रखना है कि नीचे देखिए कहीं पे लिखा होगा स्वैप मुद्रा, कहीं पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 40 करोड़ डॉलर की जो राशि है उसको बोलते हैं करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप क्या होता है? देखिए करेंसी स्वैप मतलब होता है कि जैसे कि ये अपना भारत है, ये आपके श्रीलंका है। ठीक है, तो श्रीलंका जो है अगर भारत बोला कि आपको हम 40 करोड़ रुपये का जो है करेंसी स्वैप देंगे, 40 करोड़ डॉलर, तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे कि जो 40 करोड़ डॉलर मूल्य के जो है एक तरीके से जो आपकी श्रीलंका है पेमेंट कर सकता है। श्रीलंका की जो भी करेंसी है वो अपना पेमेंट कर सकता है भारत को। जैसे श्रीलंका को जो भी करेंसी इसका पता नहीं, याद नहीं है, तो जो श्रीलंका की जो भी करेंसी रहेगा उस करेंसी 40 करोड़ डॉलर का जो है सामान खरीद सकता है भारत से श्रीलंका।
और भारत को क्या देगा, भारत को डॉलर नहीं देगा, जो श्रीलंका का रुपये, जो श्रीलंका का पैसा है वो भारत को देगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर भारत भी श्रीलंका से कुछ खरीदना चाहेगा तो अगर 40 करोड़ डॉलर का, तो भारत भी श्रीलंका से कोई सामान मंगाएगा तो भारत जो है श्रीलंका को रुपया दे देगा। ठीक है, क्या दे देगा, रुपया। इसी को बोलते हैं करेंसी स्वैप। ठीक है, करेंसी स्वैप। भारत और जापान के बीच में भी करेंसी स्वैप हुआ था, आप लोग जाके गूगल सर्च करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्राम सभाओं में बजट बैठकें शुरू, बन रही योजनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं कि जो ग्राम सभा में बैठक होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस किस मुद्दे पर बातचीत किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, VVI क्वेश्चन है, तो लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो स्थानीय स्वशासन संबंधी जो प्रस्ताव कब आया था, 1882 में आया था, और इस प्रस्ताव को जो है मैग्ना कार्टा बोला गया था। ठीक है, इस प्रस्ताव को जो है मैग्ना कार्टा बोला गया था, इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि भारत की आज़ादी के बाद जो है 1957 में जो है बलवंत राय मेहता एक समिति का गठन किया जाता है पंचायती राज पर, जिन्होंने इनके द्वारा सिफारिश किया जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज। साथ में आपको याद रखना है कि पहला त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो आपको याद रखना है कि नागौर में। ठीक है, नागौर कहाँ पर है, राजस्थान में। और आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि जो पंचायती राज है इसे संवैधानिक मान्यता कब दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जो है पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया। और इसमें कितने विषय हैं, इसमें 29 विषय हैं। साथ में जो 74वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से ही जो है जो नगर निगम है उसे संवैधानिक मान्यता दिया गया। और जो नगर निगम है उसमें कितने विषय शामिल हैं, तो 18 विषय शामिल हैं। और आप लोग का काम क्या है, आप लोग का काम है कि जो पंचायती राज का अनुच्छेद है उसे चेक करना, क्योंकि BPSC एक बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसे आप लोग जाकर चेक जरूर कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस पेज से न्यूज है, इसमें बड़ा न्यूज है कि RBI ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रेय ग्रुप की 2 कंपनी थी। एक कंपनी का नाम क्या है, एक कंपनी का नाम है श्रेय इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, और जो दूसरा कंपनी है उसका नाम है श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ने श्रेय ग्रुप के 2 कंपनियों के बोर्ड को क्या कर दिया है, निरस्त कर दिया है। जो आपके जो श्रेय ग्रुप की दोनों कंपनियां थी उसके यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिखे, यहाँ पर लिखा होगा, उन दोनों के बोर्ड को निरस्त कर दिया गया है। और बोर्ड को निरस्त करके जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर रजनीश शर्मा को, ठीक है, रजनीश शर्मा को जो है दोनों कंपनियों का प्रशासक बना दिया गया है, दोनों कंपनियों का प्रशासक बना दिया है। और RBI ने जो BOF बैंक ऑफ बड़ौदा के जो पूर्व में जनरल मैनेजर रजनीश शर्मा है उनको निर्देश दिया कि आप जो है IBC, इसे हटा देते हैं, IBC इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के माध्यम से जो है इन कंपनियों, दोनों जो कंपनियां हैं उनका दिवालिया प्रक्रिया को शुरू कीजिए। जो दोनों कंपनियां हैं इन दोनों कंपनियों पर जो है बैंकिंग सेक्टर का जो है 30,000 से जो है 35,000 करोड़ रुपये का इन दोनों पर बकाया है बैंकिंग सेक्टर कंपनियों का। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि SB एनर्जी इंडिया का अदानी ने किया अधिग्रहण, क्या किया, अधिग्रहण कर लिया, मतलब कि अपने अंदर उसे पूरी तरीके से ले लिया है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जो है SB, आगे लिखा गया है यहाँ पर, SB एनर्जी इंडिया कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है। और कितने में अधिग्रहण किया है, तो 26,000 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है। इसमें आपको याद रखना है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा डेवलपर कंपनी है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा गया, इसे पढ़ लीजिए कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिग्रहण, इसे भी नोट कर सकते हैं। और 26,000 करोड़ रुपये में हुआ आपके पूरा अधिग्रहण। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। देखिए, पेट्रोल और डीजल का दाम जो है कम होने वाला नहीं है। ठीक है, उसका पीछे कारण भी है
क्योंकि जो सरकार पर पहले आपकी जो लायबिलिटी था उसका समय आने वाला है, तो सरकार जो पेट्रोल और डीजल पर रेट कम नहीं कर सकती है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। उसके बाद आपको बीच में एक लिखा गया है, अगले महीने से 4 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ा सकते हैं ओपेक प्लस देश, ठीक है। इसमें आपको नोट कर लेना है कि अगले महीने से जो है 4 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन बढ़ा सकते हैं ओपेक प्लस देश, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि ओपेक प्लस देश में कौन कौन से कंट्री हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। पूछा जाता है कि पहला अजरबैजान है, दूसरा बहरीन है, तीसरा ब्रुनेई है, चौथा आपके कजाकिस्तान है, और जो पाँचवा है मलेशिया है, छठा मैक्सिको है, सातवां ओमान है, आठवां रूस है, ठीक है, नौवां आपके दक्षिण सूडान है, और 10वां आपके सूडान है। आपको याद रखना है दक्षिण सूडान और सूडान अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है ओपेक के बारे में। ये तो हो गया ओपेक प्लस हो गया था, अब है ओपेक। ओपेक के बारे में आपको याद रखना है कि जो ओपेक है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, और यह अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, जिसे जो है कौन कौन से देश मिलके इसकी स्थापना की थी ओपेक की, तो नोट कर लेना है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला द्वारा जो है 1960 में, कब 1960 में, जो है 1960 में बगदाद सम्मेलन में ओपेक को बनाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है कि विश्व बाजार में तेल कीमत निर्धारित करने के प्रयास में तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है, ताकि उन उतार चढ़ाव से बचा जा सके जो उत्पादन और क्रय दोनों देशों को अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सके। सिंपल से कहने का मतलब है कि विश्व बाजार में जो है तेल कीमत को निर्धारित करता है ओपेक, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है कि जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपके वियना में है। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और जो ओपेक है, ओपेक में कितने कंट्री हैं, तो ओपेक में आपके 2019 के हिसाब से 14 कंट्री हैं। 2019 के हिसाब से 14 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं उसे लास्ट में हम लोग आपको मैप में दे देंगे, या तो फिर साइड में अभी ही आपको मैप में दे देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गहरे संकट से घिरता चीन। इसमें जो है चीन के बारे में 3 सवालों का जवाब दिया जा रहा है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसमें है कि जो वर्तमान स्थिति में चीन का जो अर्थव्यवस्था की गंभीर हालत है उसके 3 पॉइंटों पर इसमें बात किया गया है। तो पहला पॉइंट पर जो बात किया गया है BRI पर, ठीक है, BRI पर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत विश्व के बहुत से देशों जो हैं BRI के तहत जो भी प्रोजेक्ट बनाए जाने थे उसे रद्द कर दिया। उसके कारण भी चाइना की स्थिति खराब हो रही है। और किस किस देशों ने जो है प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया BRI के तहत, तो पहला आपके था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मालदीव, मलेशिया के प्रधानमंत्री तो यहाँ तक बोल दिए कि एक तरीके से ये नया उपनिवेशवाद है, जो आपको हम बार बार बोलते हैं ना, तो उन जो मलेशिया के प्रधानमंत्री खुल के बोल दिया कि ये नया उपनिवेशवाद है, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है चौथा, म्यांमार में जो है बंदरगाह डेवलप करने की बात थी, उसे रद्द कर दिया म्यांमार। साथ में आपको याद रखना है कि भारत का जो पड़ोसी है श्रीलंका, ऊपर में नेपाल है, और आपके पाकिस्तान जो ये तीनों जो हैं बार बार आपके जो चाइना उसे बोल रहे हैं कि जो आपके प्रोजेक्ट का जो आपका डॉक्यूमेंट्स था उस डॉक्यूमेंट्स को दोबारा लिखा जाए, उस डॉक्यूमेंट्स को जो है दोबारा मतलब कि बदला जाए हमारे हिसाब से, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स है उसमें एक तरीके से जो टैक्स है उससे बहुत ज़्यादा होता है, टैक्स नहीं, जो आपके जो लोन देंगे उस लोन का जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए, ठीक है। अब जो आपको याद रखना है कि BRI जो प्रोजेक्ट है वो फेल होने की कगार पर आ गया है। उसका पीछे जो झुनझुनवाला है इनके द्वारा रीज़न बताया जाता है कि जो BRI है उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। साथ में इसमें है कि न्यू उपनिवेशवाद, जो आपको बोलते हैं ना कि पैसा आपको इतना दे देगा कि आप उसे चुका ही नहीं पाइएगा, तो एक तरीके से गुलाम बन जाएगा, न्यू उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो और जो कंट्री हैं सब समझ रहे हैं कि हमें पैसा नहीं लेना है, और चाइना से खासकर पैसा हमें नहीं लेना है, उसके कारण जो चाइना के प्रोजेक्ट हैं खटाई में पड़ रहे हैं। और दूसरा इनके द्वारा कारण बताया गया कि जो चाइना के अर्थव्यवस्था भी घोर संकट में, तो रियल एस्टेट एक कंपनी है एवरग्रैंड, ठीक है, एवरग्रैंड आप लोग लगातार समाचारों में सुने भी होंगे, एवरग्रैंड कंपनी पर वित्तीय संकट आ गया है। तो जो एवरग्रैंड है इस पर वित्तीय संकट क्यों आ गया, तो पहला पॉइंट इसमें है कि
शी जिनपिंग आपके चाइना के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा बोला गया कि कंपनियों को लाभ की तुलना में जो है प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता को दूर करना ज़्यादा जरूरी है। फिर से सुनिएगा, शी जिनपिंग के द्वारा बोला गया कि कंपनियों को लाभ की तुलना में जो है प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता को दूर करना ज़्यादा जरूरी है। इसके कारण क्या हुआ कि जो एवरग्रैंड है, इस कंपनी को ऋण लेने में दिक्कत होने लगा। माने कि जो एवरग्रैंड कंपनी है, इसे कोई भी ऋण नहीं देने लगा। साथ में इस पर सरकार अंकुश भी लगा दी कि आप ऋण नहीं ले सकते, मतलब कि आप लोन नहीं ले सकते हैं। और साथ में सरकार जो है इसी क्रम में 3 नीतियाँ बना देती है। पहला नीति सरकार बनाती है, नोट कर लीजिएगा कि पहला नीति बनाती है कि ऋण के सामने संपत्ति कितनी है। अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो आपकी संपत्ति कितनी है, कितना ऋण लेना चाहते हैं और कितना संपत्ति आपके पास है। दूसरा कारण बताया गया कि अल्पकालीन कर्ज की तुलना में आपके पास नगद कितना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि कुल ऋण लिए गए की तुलना में कितनी पूंजी आपके पास है। अगर कुल ऋण आप लिए 100 करोड़, आपके पास पूंजी है मात्र 50 करोड़ का, तो अब ज़्यादा आप कहाँ से लोन ले सकते हैं। एक तरीके से तो आप डूब ही जाइएगा। अगर कंपनी थोड़ा सा भी अगर फेल करती है तो पूरा जितना भी जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनका पूरा पैसा ही डूब जाएगा कंपनी में। तो इसलिए चाइना की सरकार ने इन 3 डिसीजन लिया। साथ में बोला कि कोई भी कंपनी अगर इन तीनों पॉइंट को अगर फॉलो नहीं करती है तो उनको ऋण नहीं दिया जाएगा। अगर जब उनको ऋण नहीं दिया जाएगा तो जो आपकी कंपनी थी एवरग्रैंड कंपनी थी, वहाँ पर वित्तीय संकट आ गया। ये जो कंपनी थी जो लोन ली थी वो लोन चुकाने में असमर्थ हो गई। तो चाइना की सरकार तो उसे डर लगने लगा कि भाई ये क्या हो जाएगा। अगर ये कंपनी डूब जाएगा तो बहुत से लोगों को रोज़गार भी चला जाएगा और बहुत से इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। तो चाइना की सरकार आदेश देती है, सरकार आपके जो शी जिनपिंग है एक तरीके से आदेश देते हैं कि जो भी एवरग्रैंड कंपनी के प्रोजेक्ट हैं उस सब प्रोजेक्ट को खरीद लो। जो ये कंपनी थी एवरग्रैंड, उस कंपनी के प्रोजेक्ट को खरीद लो। अगर उस जो कंपनी है एवरग्रैंड, इसके प्रोजेक्ट को खरीद लिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी है इसके पास पैसा आ जाएगा और ये कंपनी जिससे कर्ज ली थी उसे चुका देगी, ठीक है। तो ये कंपनी एक तरीके से बच जाएगी। साथ में तीसरा पॉइंट है बिजली संकट। चाइना का तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा समस्या क्या है, बिजली संकट। और बिजली संकट क्यों आ गया, तो आपको पता है कि जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इनके द्वारा बोला गया कि प्रदूषण, असमानता और वित्तीय अस्थिरता से मुक्ति पाने के लिए जो है थर्मल बिजली संयंत्रों को इनके द्वारा आदेश दे दिया गया कि आप जो है प्रदूषण को कम कीजिए। प्रदूषण को क्या कीजिए, कम कीजिए। तो भाई कम कैसे कीजिएगा, तो जो कंपनियां थी उन्होंने बिजली काट दिया, मतलब कि उन्होंने उत्पादन करना कम कर दिया। जो वहाँ पर जो बिजली उत्पादन हो रहा था कोयला से हो रहा था, तो उन लोगों ने कोयला का इस्तेमाल करना कम कर दिया। तो ऑटोमेटिक जो है बिजली का इस्तेमाल कोयला का इस्तेमाल कम कर देंगे, जैसे कि जो आपके जहाँ पर बन रहा है बिजली, तो आपका बिजली उत्पादन कम हो जाएगा। अगर बिजली उत्पादन कम हो जाएगा तो जो ग्राहक है उनको कम मिलेगा। तो एक तरीके से पावर कट लगने लगा, ठीक है, पावर कट लगने लगा, जिससे क्या हुआ कि जो वहाँ की बहुत बड़ी कंपनियाँ थी उनको नुकसान होने लगा। और सरकार देखिए, इससे सरकार चाहती है कि जो जीवाश्म ईंधन पर चाइना निर्भर है उससे जो निर्भरता है कम किया जाए और जो नया टेक्नोलॉजी है स्वच्छ ऊर्जा उस पर जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो चाइना सरकार का यह उद्देश्य है कि जो जीवाश्म ईंधन है उसे कम किया जाए और जो स्वच्छ ऊर्जा है उस पर जोड़ दिया जाए। उसके बाद जो झुनझुनवाला है मूल्यांकन में ये बोलते हैं, पहला पॉइंट कि BRI जो आपके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें इनके द्वारा बोला जाता है कि जो भी उसी प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए जो इस प्रोजेक्ट से लाभ हो, और जो इसमें भ्रष्टाचार होता है BRI में उसे कम अगर कर देगी चाइना सरकार तो BRI प्रोजेक्ट आपके सफल हो जाएगा। साथ में दूसरा पॉइंट बोला गया कि चीन की बड़ी कंपनियों के दुराचार पर जो है अंकुश नहीं लगाएगी तो चीन की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। जैसे कि जो एवरग्रैंड कंपनी है उसे लोन लेने पर रोक लगा दिया है चाइना सरकार ने, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि पर्यावरण में सुधार और स्वच्छता के उत्पादन से जो है अर्थव्यवस्था जो है जल्दी पटरी पर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल पेज से। पहला इसमें है कि त्वचा के रहस्य खोलने वाले 2 वैज्ञानिकों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। एक का नाम है अमेरिका के डेविड जूलियस, दूसरा का नाम है एडम पटापोटियन के नाम की घोषणा की गई है। आगे याद रखना है कि त्वचा में तापमान और दाब को अनुभव करने वाले सेंसर की पहचान की है और दर्द और दिल की बीमारियों के इलाज का नया रास्ता खुलने की उम्मीद है। ये दोनों का नाम कैसे याद रखिएगा, ठीक है, नाम याद करने का तरीका बता देते हैं आपको हम। जूलियस, ठीक है, जूलियस, तो जूलियस को कर लीजिएगा जून, ठीक है। जून में क्या होता है, गर्मी होता है कि नहीं, जून में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, जून में गर्मी होता है।
तो आपको याद रखना है कि जून में गर्मी लगता है, जून में गर्मी लगता है, इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए नहीं बोलते खाना दाब लिए, दाब के जो है पटा जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जून में गर्मी लगता है मतलब कि जूलियस तापमान, त्वचा के तापमान से संबंधित है, और दाब के, जैसे कि जब गर्मी के दिन में जब खाना खा लेते हैं तो पेट को क्या करते हैं, दाब के पटा जाते हैं, मतलब सो जाते हैं, तो पटा पोटियन, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर इतना याद रहेगा तो भूलिएगा नहीं, ठीक है, इतना खाली सिर्फ याद होना चाहिए आपको बस। अब तो ऑप्शन निकाल ही लीजिएगा। इससे बाकी आप लोग सारे कुछ को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस सारे कुछ को पढ़ लीजिएगा आप लोग डिटेल से, क्योंकि आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन देश की बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर कस रहा शिकंजा। और उसके बाद है कि पेंडोरा मामले में पाक नेताओं के भी नाम इमरान बोले, होगी जांच। आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो इमरान खान है उनके करीबियों का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ईंधन आपूर्ति संकट का समाधान करने में जुटी ब्रिटेन की सेना। तो अभी आपको ये पता है कि ब्रिटेन में ईंधन संकट आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि जापान के पीएम बनते ही किसदा ने की आम चुनाव की घोषणा। तो जो फूमियो किसदा जापान के नए प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम नोट कर लीजिएगा। जापान की संसद को क्या बोला जाता है, तो डाइट जापान की संसद को बोला जाता है। भारत से मजबूत संबंधों के पैरोकार हैं किसदा, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तालिबान का बगराम एयरबेस, नोट कर लीजिएगा। जो बगराम एयरबेस है किस देश में आपसे पूछा जाएगा, तो अफ़गानिस्तान में है। तालिबान का बगराम एयरबेस पर जो है चीनी सेना की मौजूदगी से किया इनकार। तालिबान जो है वो नहीं बोला है कि जो बगराम एयरबेस है वहाँ पर चीन की सेना है। साथ में नेक्स्ट है कि चीन ने ताइवान की ओर भेजे और 52 लड़ाकू विमान, ठीक है। तो आपको बता चुके हैं कि ताइवान को चाइना अपना ही पार्ट मानता है वन चाइना पॉलिसी के तहत, ठीक है, लेकिन ताइवान उसे खारिज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट है, रूस ने पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। रूस ने जो है पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम नोट कर लीजिएगा। उसका नाम है आपका यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है, उसका नाम है सर्क्योन जिसे बोलते हैं जिरकॉन, ठीक है, जिसे बोला जाता है जिरकॉन। और कहाँ पर इसका टेस्ट किया गया, तो बैरेट सी में, नोट कर लीजिएगा, लिख देते हैं बैरेट सी में इसका परीक्षण किया गया है। और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, पनडुब्बी के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। और उस पनडुब्बी का नाम क्या है, तो उस पनडुब्बी का देखिए यहाँ पर नाम लिखा होगा। उस पनडुब्बी का नाम है से बरोड बिस्टक पनडुब्बी, ठीक है, से बरोड बिस्टक पनडुब्बी उसका नाम है। आपको याद रखना है कि हाइपरसोनिक स्पीड कितना होता है, तो 5 मैक या उससे ज़्यादा, ठीक है, मैंने ध्वनि से 5 गुना जो हाइपरसोनिक है उसका स्पीड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोरियाई देशों में जो हॉटलाइन बहाल जो सुविधा उसे बहाल कर दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तालिबान ने किया काबुल में आईएस के ठिकाने पर हमला। तो अब जो है जो आतंकवादी था वो आतंकवादी पर जो अपनी हमला करेगा, क्योंकि जो आईएस से लगातार जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर हमला कर रहा है, ठीक है, उसी कारण। उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान के मुद्दे पर तुलसी गबार्ड ने की अमेरिका सरकार की निंदा, तो इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, चक्रवात ने बंगाल में मचा दी तबाही, इसे नोट कर लीजिएगा। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात ने 1864 में आज ही कलकत्ता में भारी तबाही मचाई थी। इसमें करीब जो है 60,000 लोगों की जान गंवानी पड़ी थी और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। कई बंदरगाह पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटेन सरकार ने भारतीय दंड संहिता पारित किया, तो आज ही पारित किया था 1860 में जो है। आज ही ब्रिटिश सरकार ने जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी को पारित किया था। 1 जनवरी 1862 को इसे पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था, और इसके तहत जो है विभिन्न अपराध के लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है। और आज़ादी के बाद भी भारत और पाकिस्तान ने इस दंड संहिता को लागू किया है। भारत में अभी जो है 1860 का ही जो आईपीसी धारा है वो चलता है, ठीक है, दंड संहिता चलता है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि मुगलों से अंतिम सांस तक लड़ती रही रानी दुर्गावती, से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आके नीचे देख सकते हैं कि ग्रोह की गतिविधियों से गुलजार रहेगा अक्टूबर। तो न्यूज़ है, अब देख लीजिए फोटो, ये इथोपिया के नए प्रधानमंत्री हैं। इथोपिया के पीएम अबी अहमद ने दूसरी बार ली शपथ, तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो इथोपिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने, अबी अहमद, ठीक है, ये दूसरी बार लगातार शपथ लिए हैं।
इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2019 में इरिट्रिया के साथ संबंध बहाल करने के लिए। ठीक है, आप इथोपिया का मैप यहाँ पर देख लीजिए। इथोपिया जो आपके लैंड लॉक कंट्री है, इथोपिया के ऊपर में यहाँ पर देखिए इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है और आपके इस साइड में आपके केनिया है, ये आपके इरिट्रिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री आते हैं? तो 4 कंट्री आते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया आता है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के बाडा कोलम चावल को मिला भौगोलिक संकेतक नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र के पालघाट जिले में व्यापक रूप से उगाए जाने वाला बाडा कोलम चावल को जो है भौगोलिक संकेतक दिया गया है। बाडा कोलम को जीनी या झीनी चावल के नाम से भी जाना जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा। यह पालघर की बाडा तहसील में उगाई जाने वाली एक पारंपरिक किस्म है जिसके दाने सफ़ेद रंग के होते हैं और ये एक भौगोलिक संकेतक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य वाले उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेत है। ठीक है, जीआई टैग है जो एक विशिष्ट भौगोलिक मूल्य वाले उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेत, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को भी मिला है जीआई टैग, इसे नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जो है अलीबाग के सफ़ेद प्याज को भी जो है भौगोलिक संकेतक का टैग प्रदान किया गया है। अलीबाग के जो है सफ़ेद प्याज में औषधीय गुण भी होते हैं और इसका उपयोग जो है हृदय रोगों के उपचार, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और इंसुलिन के निर्माण के लिए किया जाता है। सफ़ेद प्याज जो है इलियम सेपा प्रजाति का है। ठीक है, इलियम सेपा प्रजाति का है। आप एक बार महाराष्ट्र का मैप देख लीजिए, ये आपके महाराष्ट्र। ठीक है, इसे आसपास कितने राज्य है इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेघालय की उमगोट नदी जो है भारत की सबसे स्वच्छ नदी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। मेघालय की जो उमगोट नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार जो है मेघालय में उमगोट नदी जो है देश की सबसे स्वच्छ नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उमगोट नदी याद रखिएगा, उमंग से उमगोट। ठीक है, उमगोट नदी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए। नेक्स्ट है कि दाबकी नदी के नाम से मशहूर उमगोट नदी मेघालय के शिलोंग से 100 किलोमीटर दूर है और उमगोट जो है मबलिंगनोंग गांव में बहती है जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कौन है? मबलिंगनोंग गांव, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये गांव सब एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। तो आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य में है, तो मेघालय राज्य में। ठीक है, अंत में बांग्लादेश में बहने से पहले यह जयंतिया और खासी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक विभाजन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री करेंगे विजयनगर के नए जिले का उद्घाटन। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है बसवराज बोमई ने 2 अक्टूबर को जो है 31वें जिले का जो है शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। वो जिला कौन सा है? विजयनगर, नोट कर लीजिएगा। और आगे पढ़ लीजिए कि राज्य सरकार ने जो है अनिरुद्ध श्रवण को उपायुक्त और डॉक्टर के अरुण को जो है पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया है विजयनगर का। नए जिले में विश्व धरोहर स्थल हम्पी के 6 तालुका शामिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी का घर है। ठीक है, यह प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी का घर है, इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री दोहरा अभियान शुरू किया। तो इसे नोट कर लीजिए, क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2021 को जो है प्रशासन शहरों गांवों के संग अभियान की शुरुआत की है, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्वाइनडेक्स ने अमिताभ बच्चन को जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, नोट कर लीजिएगा। क्वाइनडेक्स जो है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू की गाय के गोबर से बिजली पैदा करने की परियोजना, इसे पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है 3 अक्टूबर 2021 को जो है गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली का उत्पादन करने की एक अभिनव परियोजना शुरू की है। ठीक है, गौठान के ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में स्थापित मशीनें गाय के गोबर से उत्पन्न बिजली से चलाई जाएगी।
पहले चरण में बिजली उत्पादन के लिए राखी, दुर्ग के सिकोला, रायपुर जिले के बंचारोदा में इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू की गाय के गोबर से बिजली बनाने की परियोजना। तो पूछेगा किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा। नाम क्या है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? घनी आबादी वाले और शहरीकरण के प्रभाव से प्रभावित दुनिया में हर किसी के लिए पर्याप्त आश्रय और आवास के बुनियादी अधिकार को बढ़ावा देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 अक्टूबर को जो है विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। जानवरों की दुर्दशा को संबोधित करने के लिए जो है पहली बार 1925 में जो है सिनोलॉजिस्ट हेनरिक जिममर्न द्वारा इसे मनाया गया है। इसे बस जान लीजिएगा कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को। ठीक है, उसके बाद है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है 4 से 10 अक्टूबर 2021 को मनाया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 1999 में इसका पालन करने की घोषणा की थी। 4 अक्टूबर 1957 को जो है पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण को चिन्हित किया गया है। और 10 अक्टूबर 1967 ने चंद्रमा और अन्य खगोलिक पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर जो है संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि नेक्स्ट है कि सोमवारपेट बिटला सुनील ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। तो नोट कर लीजिएगा, भारत के खिलाड़ी थे, हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अमीश मेहता ने क्रिसिल के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। जो अमीश मेहता जो है क्रिसिल के एमडी और सीईओ का पद संभाले हैं। क्रिसिल क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बांग्लादेश नौसेना का जहाज़ जो है 5 दिवसीय दौरे पर विशाखापट्टनम पहुंचा है। ठीक है, तो बांग्लादेश नेवल शिप समुद्री अभियान पूर्वी नौसेना कमान के 5 दिवसीय दौरे पर जो है 3 अक्टूबर 2021 को विशाखापट्टनम में पहुंचा है। आप लोग को बताना है कि नौसेना के कितने कमान हैं। हम बता चुके हैं कई बार, नौसेना के कितने कमान आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले मैप देखिए। मैप में आज किसके बारे में देखेंगे, तो हम लोग जल्दी देखते हैं ताइवान और चाइना के बारे में। आपके जापान भी चर्चा में है, जापान भी देखिए। ये रसिया भी चर्चा में आया है। और आपके इथोपिया देख चुके हैं, और आपके अमेरिका भी यहाँ पर है आपके। बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके देखिए जो ओपेक कंट्री है उनका नाम लिखा हुआ है। तो ओपेक कंट्री का आप लोग नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओपेक कंट्री कौन कौन है, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके है बेरेंट सी, जहाँ पर आपके जो पनडुब्बी से मिसाइल का टेस्ट किया गया है, जो पनडुब्बी से जो मिसाइल का टेस्ट किया गया है रसिया के द्वारा है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ये कहाँ पर है? नॉर्वे, जो नॉर्वे के देखिए ऊपर में है, नॉर्वे और फिनलैंड। आपको याद रखना है कि जो फिनलैंड है उसकी जो सीमा है, उसकी सीमा जो आपके ऊपर में आपके आर्कटिक सी है उससे नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है फंसाने के लिए इस क्वेश्चन को। देखिए जो पूरा नॉर्वे इधर तक आ गया, तो जो फिनलैंड है इसकी सीमा नहीं लगती है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये आपके नॉर्वे है, ये आपके सर्बिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नॉर्वे आपके, और ये आपके फिनलैंड है, और ये आपके इधर रसिया है। आप लोग को देखिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तो वीडियो बहुत लेंदी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।